हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। किस सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री के। ओके, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और वीडियो, मतलब एक और अलग पेपर जो सॉल्व है, वो हमारी यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा चंडीगढ़ टीजीटी की प्लेलिस्ट में। तो आप उसको सुनिए, देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पेपर, और इसको भी विद एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आप लोगों को क्या है, क्लियर हो जाए सारा। और आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा, या सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मुझसे पढ़ना अच्छा लगे तो ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल बोथ, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मैं। आप लोग उसके लिए हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो ऑन अ गिवन नंबर, दैट इज 9316488822। यहाँ पे आपको बहुत ही एक नॉर्मल फी में सारे का सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कोचिंग मिलेगी प्रॉपर। एंड सेकेंडली, अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो और आप मेरा नाम लेके कहोगे कि मैम से क्लास से के बाद हम लोग आए हैं इसको वीडियो देखने के बाद, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर पेपर, हायर क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो फोटोकेमिकल मतलब फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है उसकी हायर क्वांटम यील्ड होती है, जो वो किसकी वजह से होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की वजह से। ये हम सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से होता है। ओके गाइस, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन दिस, केपी ये दिया हुआ है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नॉट। क्वेश्चन कहां से आया हुआ है आप लोगों को पता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो केमिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर से आया हुआ है, जहां पे हमें क्या पता होता है कि डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT लॉग ऑफ के पी होता है। ये होता है एक्सप्रेशन, हमें पता है। डेल्टा जी नॉट लगा दीजिए, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ओके गाइस, सो हमें इसको कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू आप लोगों को इसमें नहीं गिवन है, तो आर का वैल्यू, वैसे तो 3 आर के वैल्यूज होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते होते हैं, हम आर की वैल्यू को चूज करते टाइम देखते होते हैं कि प्रेशर किसमें दिया हुआ है, प्रेशर की यूनिट क्या है, या वॉल्यूम की यूनिट क्या है। यहाँ पे ना तो कोई प्रेशर ज्यादा दिया हुआ है ना वॉल्यूम, हम उसका एसआई यूनिट ले लेते होते हैं, जिसमें उसकी वैल्यू होती है 8.314। अगर आप कैलकुलेशन में 8.3 लेके भी चलोगे तो आपका ठीक हो जाना है। और यूनिट होता है जूल, कैल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अगर आप आर का ये वाला वैल्यू पुट करो, -8.31। ओके, टेम्परेचर दूसरी साइड पे देख लीजिए, है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 427 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसमें 273 ऐड करोगे तो आपको पता है कैल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 700 कैल्विन बन जाएगा। वो 700 मैं इधर पुट करूंगी, फिर हम लॉग अप्लाई कर देंगे किसका? केपी का। 9.4 इंटू 10⁻⁻5। ओके गाइस, जब देखो अभी आप इसको सॉल्व करोगे, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसकी एक नॉर्मल कैलकुलेशन में आ जाओ। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। द क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, यस। तो जब आप इसका लॉग को सॉल्व कर दोगे, मतलब आपको पता है इसको लॉग m इंटू एन है ना, तो ये तो ठीक है, साथ में पहले चला इंटू 700 एंड इंटू लॉग ऑफ 9.4, ये है ना। इसको लॉग करने के टाइम 94, ये पॉइंट हटाना, नीचे 10 ले जाना, इस 10 के ऊपर पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो -6 हो गया। आप इसको कह सकते हो log 94 प्लस -5 log 10, -5 नहीं, -6 log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, एलओजी वाले का। 94 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसका आपने लॉग वगैरह को जब प्रॉपरली सॉल्व कर देना है, तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा ना गाइस, आप लोग सॉल्व कर लोगे होपफुली। लॉग को सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 5.397 इंटू 10⁻4 जूल। आंसर आएगा आपका जूल में, लेकिन आपको किस में चाहिए? किलो जूल में। तो किलो जूल में करने के लिए हमें क्या करना होगा? बस कुछ भी नहीं, उसको सिंपली
हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो जिससे ये बन जाएगा 53.97 किलो जूल, और जब 53.97 किलो जूल बनेगा तो विच इज इक्वल टू 54 किलो जूल, तो ये आंसर बन जाएगा। ये लॉग वाले टर्म को खुद से ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत बड़ा बन जाएगा गाइस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, सो आगे आ जाइए। कहता क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स सच एज दिस यूजुअली प्रोड्यूस, आपको पता है अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करी हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कोई भी ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 के लिए ले लेते हैं, तो आपको पता है दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 या sp3d2, है ना। तो ये वाला D मतलब नीचे वाला D है, जब वो पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसा होता है ना, जब ऊपर वाला डी पार्टिसिपेट करे तो हम उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, सो अब देखो नीचे वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन से लिगेंड्स हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में ही पूछा हुआ है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते होते हैं, तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए तो गया। ओके, या तो बी है या सी है लो स्पिन के। बट आगे उसने बोला है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, तो ये एक नई थ्योरी है, ये तो सीएफटी का कॉन्सेप्ट लगा, आगे लगेगा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वहां पे आपको पता है ऊपर क्या होता है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ईजी, और नीचे क्या होता है T2G, और इनके बीच का जो गैप होता है वो ही होती है स्प्लिटिंग। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए तो ये क्या होता है, लार्ज, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, आंसर विल बी सी। सिर्फ सी आंसर रहेगा। आगे आ जाइए गाइस, विच ऑफ द दीज स्पीशीज इज प्रोबेबली द वीक एसिड। वैसे तो मैं आपको जर्नली बहुत सिंपली बता सकती हूँ कि विच इज द वीकेस्ट एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट देखो जैसे आपको क्या पता है, यहाँ पे आपके पास 1, 2 और 3 फॉस्फोरस के एसिड है और एक नाइट्रोजन का है। एक तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है। लेकिन आप जब इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो वो +5 +5 +5 +5 रह देगा। ओके, सो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इधर नहीं लगने का। ओके, फिर उसके बाद अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको पता है HNO3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा होता तो आप सिंपली ये वाला आंसर कर देते कि मैम दिस इज स्ट्रॉन्ग। ओके, अब आगे आ जाओ, इनको देखिए H3PO4 है, अगर इसी एसिड में से मैं एक प्रोटोन निकाल दूं तो ये एसिड क्या बन जाएगा, H2PO4 नेगेटिव, ये वाला बन जाएगा। अब इस एसिड में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो कौन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, वो क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है, एसिड कौन होता है जब वो अपना H पॉजिटिव दे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बने, मतलब बी वाले एसिड का ए वाला एसिड कॉन्जुगेट बेस है और ए का है डी कॉन्जुगेट बेस। और अपने कॉन्जुगेट बेस से जो एसिड होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। क्या, अपने कॉन्जुगेट बेस से कोई भी एसिड ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब डी से ए ज्यादा स्टेबल होएगा और ए से बी ज्यादा स्टेबल होएगा। ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक, तो आंसर इज बी है। होपफुली यू पीपल गॉट इट, बी आंसर आएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन दिस ml ऑफ दिस मोलैरिटी HCl एंड दिस ml ऑफ दिस मोलैरिटी KOH। दो दिए हुए हैं, मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस मतलब HCl में KOH को ऐड कर दोगे तो आपको पता है आपके पास KCl बन जाएगा प्लस वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको उसका क्या निकालना है, आपको उसका मोलैरिटी निकालना है। क्या करोगे, मोलैरिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी बेसिकली। पहले सबसे पहले आपको अगर पता करना हो, जैसे यहाँ पे HCl के लिए दिया क्या हुआ है, HCl दिया हुआ है 0. आई थिंक 100 मोलारिटी HCl की दी हुई है। ओके, एंड ऑन द अदर साइड जो KOH है उसका मोलारिटी आपको दे रखा है 0.500। ओके, और दोनों का वॉल्यूम भी दे रखा है, इसका वॉल्यूम भी ml में दे रखा है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम, बट इट शुड बी इन लीटर। इस साइड पे भी सेम फॉर्मूला लगाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन वॉल्यूम, बट इट शुड बी इन लीटर। ओके, सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन जो ये है मोलारिटी वो उसने दे रखा है 0.100, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। नीचे उसने वॉल्यूम दे रखा है जैसे इसके साथ 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 सिंपली, तो आपको पता है इधर क्या बन जाएगा 0.2। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए
0.1 into 0.2 which is equal to 0.02 मोल। इसके इक्वल आ गया। ऑन द अदर साइड आप KOH का भी निकाल दीजिए सेम मैनर में। मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको क्योंकि मैं पहला कर चुकी हूँ। इसमें आपने KOH का जो वैल्यू दिया हुआ है गाइस उसको क्या कर लीजिए 0.5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका कितना दिया हुआ है 0.500 ना, इसको 1000 से डिवाइड करना है सिंपली। इसको देखो 1000 से डिवाइड करना है तो इसने क्या बन जाना है, इसने बन जाना है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 100, सॉरी वॉल्यूम 100 दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करना है तो इसने बन जाना है 0.1। तो 0.1 बना जब तो गाइस ये आ गया 0.05 मोल आ गया। अब इन दोनों का जो सॉल्ट है, बात क्या करी है उसने कि इन दोनों का, अब देखो यहाँ पे देखो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल मिला, 1 KCl बना। तो आपने क्या बताया, आपने आपको पता है 1 मोल ऑफ HCl yields 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ KCl। ठीक है, सो KCl को मिलना है 1 मोल, उसका 1 तो 0.02 मोल कितने देगा, KCl का कितना देगा 0.02 मोल। 1 मोल से 1 KCl मिल रहा है तो इसके मोल कितने हैं इतने, तो 0.02 मोल है जो HCl का वो कितना दे देगा KCl 0.02। ओके, ऑन द अदर साइड अगर आप बात कर दो यस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टोटल कितना है, एक 200 था और एक 100 था, तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास टोटल 300 ml। अब आपने क्या करना है, सॉल्ट का मोलरिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट तो हमने टोटल कर देना होता है। तो कैसे निकालते होते हैं 0.02, एक के किसी के भी निकाल, किसी के हिसाब से भी निकाल लेना बेटा आपको, ठीक है। अपॉन नीचे 300 को 0.3 लीटर ही लिखेंगे क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर में आ जाएगा 0.066 मोलारिटी। ओके, सो आंसर इज डी। होपफुली यू पीपल गॉट इट कि इस तरह से ये होएगा, ठीक है। एक सॉल्ट है तो मैंने HCl से कंपेयर करके उसका आंसर निकाल दिया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, आगे क्या बता रहा है, कंसिडर द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस एंड दिस। दिए हुए हैं सेल पोटेंशियल, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम जा रहे हो, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो आपने टर्म पढ़नी है, क्या बोला है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जिसकी लो ई नॉट की वैल्यू होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। हम लोग ये पढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये हायर वैल्यू है और ये लोअर है क्योंकि बड़ी नेगेटिव लोअर होती है, तो मतलब ऑक्सीडेशन होएगी इसमें से। और इसमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होएगा, ऑफ कोर्स Mg2 पॉजिटिव ही हो रहा है ना, उससे वो नीचे बन रहा है, तो आपका आंसर आ गया Mg2 पॉजिटिव। ओके, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद वॉफ किशर रिडक्शन आई है, नेमिंग रिएक्शंस है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। द अबव क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम, जो ये है ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी थी इसमें। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, क्लियर करा जाएगा आपका डाउट। ओके गाइस, आगे देखिए वॉफ किशर रिडक्शन। वॉफ किशर क्या होती है, हमें पता है कंप्लीट रिडक्शन के लिए होती है। कंप्लीट रिडक्शन मतलब ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है ना, एल्डिहाइड या कीटोन्स है जो, उनको अल्केन्स में चेंज करता है सीधा। तो पहले में बेंजाइल अल्कोहल में, देखो नहीं, बेंजाइल अल्कोहल नहीं, ओल नहीं, अल्केन। यस, आंसर इज सी। हमें सीधा पता है कि सी आंसर आने वाला है इसका। आगे आ जाइए, बेंजाइन। बेंजाइन वैसे होता क्या है गाइस, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे बेंजीन ये हो गया ना, तो यहाँ पे ये चीज ट्रिपल बॉन्डेड बन गया तो बेंजाइन। ये आपको पता है हमेशा बेंजाइन किसकी प्रेजेंस में बनता है, बेंजाइन सोडामाइड इन NH3, मतलब बेंजाइन का जो रेजेंट होता है वो होता है NaNH2 एंड HCl। आपको ये दिया होगा तो आपको पता है क्या बन जाना है, बेंजाइन बन जाना है। किससे, जैसे मान लो बनना किससे है, जैसे मान लो आपके पास ये है, कोई भी सिंपली आप ऐसा ले लीजिए, ऊपर मान लो CH3 है, नीचे Cl है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को हटा के और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड जनरेट कर देगा, तो बेंजाइन बन जाना। कोई एनी बेंजाइन, कोई भी, मतलब यहाँ पे सिंपली नहीं कि ये बोला हुआ है, ऊपर कोई ग्रुप भी लगा होगा तो चलेगा। उसके बाद वो पूछ रहा है नेचुरल शुगर, मतलब आंसर रहेगा ए, नेचुरल शुगर एंड अमाइनो एसिड्स आर प्रेडोमिनेटली। नेचुरल शुगर्स क्या होती हैं वैसे जनरली, हमें पता है वो डी शुगर्स होती हैं, एंड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, शुगर जो होती हैं हमारी वो डी होती हैं, और अमाइनो एसिड्स जो नेचुरल होते हैं वो एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। डी एंड एल आपको पता होता है डेक्स्ट्रो एंड लिवियो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला, जो OH ग्रुप के विद रिस्पेक्ट हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए जल्दी से हमारे साथ कोचिंग कीजिए, और बहुत ही लिमिटेड प्राइस में चल रहा है आजकल,
बहुत ही सस्ते चल रहा है, मार्केट रेट से काफ़ी लोअर, बिकॉज हम बैच को थोड़ा रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आइए और अच्छे से कोचिंग लीजिए हमसे। आगे आ जाइए। नेक्स्ट आ गया नंबर 16, कहते प्रोटीन्स कैन बी डीनेचराइज्ड अंडर एसिडिक कंडीशन। देखो बेटा, जो प्रोटीन्स है ना वो डीनेचराइज्ड हो जाते हैं, एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग हो, सब में हो जाते हैं। पर उसने स्पेशली पूछा है एसिडिक कंडीशन में, तो उसका क्या चेंज आता है। एसिडिक कंडीशन में जब होता है ना, तो वो उसके बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना गाइस, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होके तो मतलब रीफॉर्म हो जाती है, तो मतलब उसकी शेप बन जाती है ना। नहीं, तो आंसर इज ए हियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, कहता इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्डनेड फैट्स फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल से फैट्स बनना होता क्या है, वेजिटेबल से फैट्स बनना किसकी, ये हाइड्रोजन, इसको क्या हम बोलते होते हैं, ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम, ये वाली रिएक्शन है वो। ओके, सो जब आप उसको हार्डन करोगे तो होता क्या है, इसके मतलब हार्ड होने का क्या मतलब है कि जो अल्कीन्स है ना वो अल्केन्स में चेंज हो गए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कम हो गए हैं, सिंगल में चेंज हो गए। कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं प्रोड्यूस हुई, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, कोई कार्बन चेन की लेंथ नहीं बढ़ी है। आगे आ जाइए। जो एक्लिप्स्ड बॉन्ड होते हैं वो कहाँ पे से दिखने को मिलते हैं, बोट फॉर्म में। ठीक है, ये आप साइक्लोहेक्सेन की चेयर बोट, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो हम लोग क्या करते होते हैं कि उसको ऐसे उठा के एक उसकी ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाती होती है, जैसे देखो ये बोट जैसी है, एक ऐसा बन जाएगा कि ये ऊपर, और ये कैसे बनती हैं स्ट्रक्चर्स, ये हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर और नीचे ये चेयर फॉर्म बन गई, तो उसने एक्लिप्स्ड बॉन्ड पूछे हुए हैं, किस में दिखते हैं, वो बोट में दिखते हैं। ओके, फिर देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। वैसे तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, बट आई हैव अ ट्रिक फॉर यू पीपल। देखो जैसे सी कार्बन के हो गए, आपको पता है 6 होते हैं, ऑक्सीजन 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो हमारे पास ट्रिक होता है एक, जैसे आप लगा लो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे 0 3 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1 और 1, सॉरी 0 से नहीं 1 से शुरू होता है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन ना, तो 14 पे क्या होएगा 3, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टिक कर देना, बहुत सिंपल। उसके बाद उसने बोल दिया कि कौन सा कार्बनल है जो ईएएन रूल को, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेना। वो कहता है वही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है जो नोबल गैस। सीओ के ऊपर चार्ज 0 होता है, यहाँ पे निकल के अपने 28 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 28 निकल के अपने हो गए, 4 प्लस 4 × 2 8, तो 36 बन गया, ये तो फॉलो करता है। आयरन के कितने होते हैं बेटा 26, 5 कार्बनल, 5 और 2 10, तो 36, ये भी फॉलो करता है। क्रोमियम का कितना होता है 24 प्लस 6 × 2 12, 36, ये भी फॉलो करता है। वेलेडियम का क्या होता है 23 प्लस 6 × 2 12, तो आपको पता ये बन जाएगा 35, तो आंसर इज डी। यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक करा हुआ। 36 बने तो सारे स्टेबल हैं, 35 बन गया, इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं वैसे जर्नली। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकालना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 ये चार्ज हो गया, -1, तो कैसे x -1 = +2 ऊपर दिया हुआ है, उसको सामने रख लेते हैं, तो आ गया 3, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर इज बी ओनली। आगे आ जाइए गाइस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रियोटिक सॉल्वेंट। एप्रियोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली, जो जब टूटते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, नॉट हाइड्रोजन प्रेजेंट, आप ऐसा कह सकते हो, नहीं प्रेजेंट होता। इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कौन है, ये मिथाइल वाला, तो दिस इज आंसर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स दिस, इसमें कौन सी, पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, तो ना तो D2sp3 हो सकता है, सॉरी ना तो यस D2sp2 तो कुछ होता नहीं, ना तो D2sp3 हो सकता है, क्योंकि 6 3 1 4 5 6, इसमें तो 2 2 4 और 1 5 बन गया, नहीं हमारा तो 4 है, 4 का या ये पॉसिबिलिटी है या ये है। अब निकल को कर दीजिए, निकल के ऊपर है 2 पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2 पॉजिटिव आ जाएगा।
तो 2 पॉजिटिव, तो मतलब निकल होता है बेसिकली आर्गन 4s2 3d8, ये 2 गए तो 3d8 बच गया। और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब आठों के आठों क्या होंगे बेटा, पेयर्ड होंगे, मतलब ऐसे बिखर के नहीं आएंगे। तो एक ये वाला डी खाली होएगा, इससे आगे वाला एस, और 2 उससे आगे वाले पी, तो DsP2। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो DsP2 बन जाता होता है, वीक के केसेस में ज्यादातर sp3 बनता है। और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये पीछे खुद ही आपने इक्वेशन में बता चुका है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है और पेयरिंग होगी। देखो, द गैस इमिटेड बाय द सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, हमें पता है NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है रिलीज, ठीक है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो वो रिलीज होती है सुपरसोनिक प्लेन्स में। नेक्स्ट आ जाइए गाइस। हाँ जी, गिव लीनियर चेन सिलिकॉन्स ऑन पॉलीमराइजेशन कंट्रोल्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हमें आंसर पता है, डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन्स होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा नहीं समझा सकता, आंसर रहेगा ए, डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन, मतलब ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये रहेगा, इसका आंसर इज ए हियर। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हो रही है बेंजीन की, और विद एन ब्रोमो। फ्रीडल क्राफ्ट क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, किसकी हो रही है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसकी। अब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चीज का अटैक होना है, इसने जाके अटैक कर देना है इसके ऊपर। आपके पास बन जाना है प्यारे बच्चों कुछ ऐसा, और ये हमारी क्या है, एन प्रोपाइल बेंजीन बन गई है, एन प्रोपाइल बेंजीन, आंसर इज ए। आइसो नहीं बनी, आइसो होता है आज, आइसो और नियो ये तो ब्रांचिंग आ जाती है ना, ये तो स्ट्रेट चेन है, देखो तो जरूरत ही नहीं है आइसो के बारे में सोचने की। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन? आपको पता है एंटी होती है, एन ब्यूटेन मतलब बेसिकली CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटेन है। तो आपको पता है ऐसे करके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनाते होते हैं, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, ये वाला कार्बन मान लीजिए, उसके साथ एक CH3 ऊपर लटका हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 पिछले वाले कार्बन के, एक को फिक्स रखना होता है ना कन्फर्मेशंस में गाइस हमने, तो ये पीछे, फिर इसका ये वाला CH3 बिल्कुल जब नीचे आ जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटी, तो एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, आंसर इज सी। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एसिडमाइड, एसिडमाइड एसिड का अमाइड ये होता है, इसकी हॉफमैन डिग्रेडेशन जब होती है ना KOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में, तो वो हमें पता क्या देता है, वो हमें देता है अमाइन, सो प्राइमरी अमाइन, आंसर इज बी हियर। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ब्रेक इनटू अल्कोहल एंड सॉल्ट। एस्ट्रिफिकेशन किसकी रिएक्शन होती है? स्पॉनिफिकेशन की, ना तो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ नहीं है, डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन भी वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन तो क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स दिस, तो स्पॉनिफिकेशन की रिएक्शन है। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस। तो बना लीजिए, पहले एक स्ट्रेट वाला बना लेते हैं, 6 के 6 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लेते हैं। सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं कार्बन्स को में से एक को इधर लटका देते हैं, तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा, 6 हो गए। फिर हम क्या कर लेते हैं, दूसरे कार्बन के साथ लटका लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने तीसरे के साथ लटकाया, तो ये हो गया। अभी सॉरी, एक और ये बनेगा। फिर इसके बाद 2 कार्बन को हम यहाँ पे लटका लेते हैं, ये आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज हुई। देयर इज एनी अदर, क्योंकि इधर लगेगा तो इधर लगेगा, सेम ही बात है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे लग गया, वो इस दूसरे पे लगता है, इस दूसरे पे लगता है, सेम ही बात है। आई थिंक देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स टू डू, आई थिंक आंसर इज 4 फॉर दिस, और इट मे बी 5, देखना कोई और बन सकती है। कोई और ये बन गई हमारी, वो भी बन गई, वो भी हैं, 3 ग्रुप इधर लग गए, 2 ये भी हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा भी बन सकता है गाइस,
ये, तो 5 आएगा आंसर। ओके गाइस, आंसर इज नॉट 4, इट्स 5। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल बेसिक कंपाउंड, सबसे स्टेबल हमें पता होता है। पहले बेंजाइलमाइन, देखो बेंजाइलमाइन पता क्या होता है, ये बेंजीन दिया है आपको, इसके ऊपर CH2 के साथ NH2 लगना है, तभी बेंजाइलमाइन है। बेंजाइलमाइन को आपने एनालीन होता है ये नहीं बना देना। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हो, ये आप लोग अपने 12th के पेपर से करनी शुरू करते हो और करते रहते हो। तो इसका मतलब ये तो देखो इसके साथ अटैच है अमाइन, तो ये तो एलिफेटिक हो गया ना, तो हमें सीधा ही पता है कि एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक से। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो आंसर इज ए फॉर दिस। ओके, उसके बाद यूनिट सेल की डिमेंशंस के ऊपर आया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है इनकी सारी, सबका हमें याद होना चाहिए कि हेक्सागोनल का केस क्या होता है, टेट्रागोनल का क्या होता है। तो जब ये वाला केस आता होता है तो गाइस ये टेट्रागोनल लैटिस का केस है, जिसमें ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते, बट अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, तो ये टेट्रागोनल का केस होता है। आगे आ गया, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कहते कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पता है कि एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एर्नियस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, इक्वेशन है ये वाला। तो वो क्या कहता है कि अब देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, कम बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। बट ऑन द अदर साइड अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी है जो वो डिक्रीज हो गया है, तो दैट मीन्स के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मतलब इंक्रीज होता है। ओके, तो रिएक्शन विद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वो हमेशा होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और इनपुट एनर्जी वाली। आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, कौन, टिंडल, टिंडल इफेक्ट से कोई चार्जेस का लेना देना ही नहीं है, बहुत सिंपल। आगे आ जाइए, उसके बाद कहता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना है, मतलब एक्स ऑफ बी निकालना है सिर्फ आप लोगों को, ऑफ दिस मोलर एक्वेस सोल्यूशन। दिस मोलर एक्वेस सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, 1.0 मोल एक्वेस सोल्यूशन का क्या मतलब है, इट मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर ले लेना होता है अपने आप, है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट जब गिवन नहीं होता। सो अगर हमें इसका मोल, अगर हम पहले इसके आप कह दे कि 1 kg ऑफ वाटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 18, तो इसके आगे 55.66, ये किसके आगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एंड 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो है ही, तो एक्स बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सो बी दिया हुआ है गाइस 1, और नीचे 1 प्लस 55.66, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.0177 कुछ ऐसा आ जाएगा, तो आंसर इज 0.0177, सो आंसर इज बी फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, कहते ऑर्डर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 10%, तो वो कहता वॉल्यूम 10%, प्रेशर, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होएगा, डिक्रीज बाय 10 डिग्री। ओके, आगे आ जाइए, ये क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा इक्विलिब्रियम से, उसने कंडीशन बताई हुई है। यहाँ पे रिएक्शन को पहले देखिए, रिएक्शन कौन सी है, हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन है ना, तो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक ली चेटलर प्रिंसिपल पढ़ते हो ना गाइस आप लोग, प्रिंसिपल का नाम क्या है, ली चेटलर प्रिंसिपल। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर के ऊपर प्रेशर का, मतलब जब कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन आइसोथर्मिक की तरफ जाती है, तो इस रिएक्शन को इससे इधर जाना है, एक्सोथर्मिक की तरफ जाना, मतलब टेम्परेचर तो क्या होएगा, लो होएगा, लो टेम्परेचर की ये वाले सीन होता है। मतलब इन दोनों में से कुछ आंसर हो सकता है, इन दोनों में से नहीं हो सकता। लेकिन प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर हाई होना चाहिए, वो हमें बताता है ना कि लेसर नंबर ऑफ मोल्स और मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो लेसर की तरफ जाता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो लेसर की तरफ जाता है, तो इधर 1 मोल है ना, इधर 1 + 1 2 मोल है, तो आंसर बनेगा इसका ए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए,
क्या कह रहा है, कहता है द एक्वे सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज फाउंड टू बी, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इज फाउंड टू बी दिस डिग्री सेल्सियस एंड केबी का वैल्यू दे रखा है दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन इज। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया हुआ है सोल्यूशन की, जहाँ पे उसने केबी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता होता है डेल्टा टीबी है जो वो केबी इंटू एम के इक्वल होता है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आया हुआ है क्वेश्चन। और जो डेल्टा टीबी को आपको निकालना है, जैसे ये दिया हुआ है तो डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो सोल्यूशन का कितना दिया हुआ है, सोल्यूशन का तो दिया हुआ है 100.52, और यहाँ पे है क्या, वाटर ना लेना, अगर सोल्यूशन में साथ में बताया भी वाटर ही हुआ है तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो आ गया आपका 0.52 डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट कर दोगे 0.52, केबी का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है वो भी 0.52 ही है। ओके नाइस। एंड देन आपको मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है गाइस, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन केजी, है ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को जब आपने निकालना होता है बेटा, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे यूरिया की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे आपके पास एक्वे सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ओके, आपको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो गिवन वेट ऑफ यूरिया आप यहाँ से फाइंड करोगे क्योंकि आपको पता है इसका मोलर मास 60 होता है और मास ऑफ ए इन केजी। सो आपको यहाँ पे 1 kg ले लेना होता है ये वाला, तो ठीक है, इसको आप 1 kg ले लोगे, यहाँ पे आपके पास W ऑफ B आ जाएगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल, W ऑफ B की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी, जैसे वहां से आप N ऑफ B निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल दोगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना, सॉरी ऊपर B। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स उसके पुट करके, फिर यहाँ पे ये पुट करके, फिर ये पुट करना है। सो ये क्या हो जाता है, ये जब आप सबको सॉल्व कर दोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, आंसर इज सी, ओके। एंड दिस है, दिस रिप्रेजेंट, जो ये वाला है सिग्मा के ऊपर स्टार कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करता है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट। अगर ये अकेला ये वाला साई होता तो ये वेव फंक्शन को करता था, ठीक है। ये थे गाइस हमारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, जो इसमें से क्वेश्चन नंबर 39 है, मैंने उसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोड़ दी है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को बताइए कमेंट में कि आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों को वहीं पे ही इसका आंसर बता दूंगी कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा या कैसे सॉल्व होना है। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हो। आपको लेक्चर कैसा लगा वो हमें बताइए, और हमारी टीम से अप्रोच कीजिए फॉर ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड सेशन ऑन दिस नंबर 93164882 के ऊपर। और जल्दी से आपका चंडीगढ़ टीजीटी में टीचर बनने का सपना हमारे साथ पूरा कीजिए। और अगर आप कोई और पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनी टीजीटी एग्जाम, तो आप लोग ये सॉल्यूशंस कम से कम देखिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है प्रैक्टिस में हेल्प करना। तो सभी लोग इनको देखिए और बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं नई क्लासेस के साथ।